हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं AIR राजन काबरा के बारे में, जिनकी CA इंटर में रैंक 1 आई है, ऑल इंडिया रैंक 1। तो CA इंटर में उनकी रैंक 1 आई और मैं उनके बारे में सुन रहा था, उनका इंटरव्यू देख रहा था। तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, जो उन्होंने चीज़ें बताई, अपनी सीक्रेट्स बताए, उन्होंने शेयर किए कि इस तरह से वो पढ़ाई करते थे जिससे उनकी AIR 1 आई। तो मैं उन चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि आपके लिए भी वो चीज़ें हेल्पफुल रहें। जैसा कि अब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देने जाएंगे तो आप ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि उनका मेनली फोकस रहता था वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे रहता था। एंड आई ऑल्सो फील कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप CA में अगर पैटर्न देखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पेपर सेम क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस होते हैं वही आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रेयरली कोई क्वेश्चन आता है जो सेम आता है, अदरवाइज वो हर क्वेश्चन मॉडिफाई करके देते हैं या कोई न्यू क्वेश्चन बना के देते हैं। तो इसलिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो ऑब्वियसली आपको होनी ही चाहिए। एक चीज़ उन्होंने बताई कि वो 3 C's को फॉलो करते हैं, जिनमें मेनली था आपका कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जहाँ तक बात है कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी की, तो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना चाहिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका ग्रुप ज़रूर क्लियर होगा। कभी कभार हो जाता है किसी रेयर सर्कमस्टांसिस में कि आप पेपर ना दे पाएँ, या फिर आप 190s में रह जाए, मतलब क्लोज टू योर मार्क। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करेंगे तो आपका ग्रुप ज़रूर क्लियर होगा। और मेनली यही चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, जो आपको फॉलो करनी होती है, बिना ये ज़्यादा सोचे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा या पेपर डिफ़िकल्ट आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपके सोचने की नहीं होती। अगर आप कंसिस्टेंसी बना कर रखेंगे तो आपका ग्रुप ज़रूर क्लियर होगा। और कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज सिलेबस इतना वास्ट होता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी से नहीं चलेंगे, आप सोचेंगे मैं लास्ट में कर लूँगा, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और उसके बाद है कि लेक्चर्स जो हैं, राजन काबरा ने बताया कि उन्होंने लेक्चर्स फास्ट स्पीड में भी देखे थे थोड़ा, ताकि उन्हें टाइम आगे बच जाए उस चीज़ के लिए। और उन्होंने अपना अटैम्प्ट डेफर नहीं किया। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि अगर आप रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कई बार सोचते हैं कि मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट में दे दूं, बट मैंने भी हमेशा आपको बोला है और यही एडवाइस दी है कि आपको अपना अटैम्प्ट डेफर बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपको नहीं पता नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो जाएं, आपको जॉब करनी पड़े, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप तैयारी में टाइम अच्छे से ना दे पाएँ। तो इसलिए जब जो अटेम्प्ट है आपके पास, आप चाहे एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हैं, चाहे आप 6 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हैं, 5 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हैं, चाहे आपके पास इतना कम टाइम है कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप उनके एग्जाम्शंस के लिए जाएँ, रेदर देन थिंकिंग कि मैं नेक्स्ट टाइम पूरा ग्रुप दे दूंगा। यू नेवर नो अबाउट द नेक्स्ट टाइम ना। जबकि अभी अगर आप एक सब्जेक्ट भी एटलीस्ट अच्छे से पढ़ पा रहे हैं ना, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी 3 पेपर में चाहे आप खाली बैठ के आए, कोई नहीं पूछता, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ गई तो नेक्स्ट टाइम में आपको उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और आपका नेक्स्ट टाइम में ग्रुप क्लियर होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहता है। तो और जो चीज़ उन्होंने बताई वो ये थी कि उन्होंने अपने लेक्चर्स पहले कंप्लीट कर लिए थे और फिर सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया था। जबकि ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे भी कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने लेक्चर्स तो कंप्लीट करें, लेकिन लेक्चर्स के साथ साथ उस चीज़ को रिवाइज ज़रूर करें। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम लेक्चर्स कंप्लीट करते रह जाते हैं और फिर बाद में हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो हमें लगता है दोबारा देखना है। जबकि अगर आप एक लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 3 आवर्स का लेक्चर होता है, उसके बाद अगर आप हाफ एन आवर भी उस चीज़ को एक रीडिंग भी दे देते हैं ना, तो आपको एटलीस्ट ये कंफर्म हो जाता है कि आपने जो चीज़ समझी है या जो चीज़ सुनी है वो आपको समझ आ गई या नहीं आई। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यही चीज़ बेटर रहती है कि आप जो सेल्फ स्टडी है वो चाहे बाद में लास्ट में तो आपको करनी होती है, सेल्फ स्टडी हर कोई करता है, लेकिन अगर आप वीडियो देखने के साथ साथ उसे हाफ एन आवर में एक रीडिंग देकर उसे रिवाइज कर लेते हैं ना, तो एटलीस्ट आपको ये डाउट नहीं रहता कि मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आई। तो आपको उसके लिए फिर बाद में लेक्चर्स दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि उनके जो मार्क्स थे वो लॉ में 90 मार्क्स थे, कॉस्टिंग में उन्होंने बताया 98 मार्क्स थे, और अदर सब्जेक्ट्स में भी ऑन एन एवरेज 80 to 85 मार्क्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो उन्होंने तो ये बताया कि आप लेक्चर्स उन्होंने पहले देखे थे। और हाँ, उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि आप पोस्ट कंप्लीशन आप 2 सब्जेक्ट्स वो कर रहे थे एक दिन में, और मैं भी आपको हमेशा यही आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स एक दिन में ज़रूर करें। बिकॉज होता क्या है कि एक सब्जेक्ट में उतना आउटपुट नहीं निकल पाता जितना आपके 2 या 3 सब्जेक्ट्स में निकल पाता है। और
इस तरह से रहता है कि जैसे आप अगर देखें तो आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, अगर वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ऑडिट ही है, तो अगर आप सुबह उठते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है, तो उसके बाद आप 1-2 घंटा आप ऑडिट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं। तो मतलब एक तरह से ये रहता है कि अगर आप 2-3 घंटे एक सब्जेक्ट की सिटिंग दें और उस एक सब्जेक्ट को पढ़ लें, तो उसमें आपका बेस्ट आउटपुट निकलता है और फिर आप थोड़ी देर का ब्रेक लेके फिर आप दूसरा सब्जेक्ट कर लें। आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उसमें रहता है कि आपने दिन में ओवरऑल 2-3 सब्जेक्ट एटलीस्ट पढ़ लिए हैं, तो आपको ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगता। कई बार होता है हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या एक चैप्टर बहुत बड़ा है, हम उसे कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, हम बोर हो गए, हमने दिन में 10 घंटे दे दिए लेकिन वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा। तो कई बार ये होता है कि आपका आउटपुट ही रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज आप उस चीज़ को पूरा टाइम नहीं दे रहे होते। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को करें और उसमें आपका आउटपुट देखना अल्टीमेटली ज़्यादा ही आएगा। एक चीज़ उन्होंने बताई थी कि वो समरी नोट्स बना लेते थे कुछ चीज़ों के और कुछ चीज़ों की इंपॉर्टेंट मार्किंग्स करी, और ऑब्वियसली आपको क्या करना चाहिए, जितना मतलब मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया है या मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो यही है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और आपको लगता है अभी आपके पास 2-3 मंथ्स हैं, तो आप रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब एटलीस्ट 2 मंथ्स अगर आपके पास हैं तो आप रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट के 1 मंथ में कुछ भी लिखना तो आपके लिए एक तरह से टाइम वेस्ट होगा। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो गया है और आप एक तरह से पेपर्स अपने लिख रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के नोट्स बना रहे हैं तो आप वो आई थिंक 30-40 डेज़ एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट कर लें उस चीज़ को, क्योंकि लास्ट में अगर आप वो करते हैं तो उस टाइम आप अपनी रिवीजन का टाइम लूज़ कर रहे हैं। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उस टाइम पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करके चलें, और बेटर यही रहेगा कि अगर आपको पहले कुछ नोट्स बनाने हैं वो आप थोड़ा ज़्यादा पहले बना लें अपने अटैम्प्ट से। उससे ये रहता है कि एटलीस्ट अगर आप कभी अपने समरी नोट्स बनाते भी हैं तो आपकी एक रिटन प्रैक्टिस हो जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम्स के लिए। और अदरवाइज़ रिटन प्रैक्टिस करनी है तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप आरटीपीज़ के क्वेश्चन करें, एमटीपीज़ के क्वेश्चन, पास्ट पेपर आप देखें, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे डीटी का एग्ज़ाम था वो डिफ़िकल्ट था, तो उन्होंने मेनली यही चीज़ बोली कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमटीपी आरटीपी वाले सेम क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, तो चाहे वो डीटी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उन्होंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस किया और इसी चीज़ का बेनिफिट मिला कि उनके अच्छे मार्क्स आए। और जीएसटी के लिए जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने प्रोविजंस रीड किए थे लास्ट 1.5 डेज़ में और एक समरी बुक रेफ़र करी थी। तो बेटर यही रहता है आपके लिए जीएसटी के लिए भी, चाहे इवन सीए फाइनल में भी हो आप, तो भी आपके लिए बेटर ये रहता है कि आप जीएसटी के लिए समरी बुक ज़रूर रेफ़र करें, बिकॉज वो बहुत बेनिफिशियल रहती है, बिकॉज बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जीएसटी में और जो भी अमेंडमेंट्स आपकी होती हैं वो तो आपको करनी होती हैं साथ में। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। उनसे जब टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने मॉक टेस्ट तो नहीं करे थे, लेकिन अदर एक टेस्ट सीरीज़ वैसे परचेज करी थी जिसमें कि उन्होंने एक राउंड तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए मतलब ऑप्ट किया था कि एक राउंड तो उन्होंने हर सब्जेक्ट का टेस्ट दिया, लेकिन सेकंड राउंड उन्होंने मेनली 1-2 सब्जेक्ट्स के लिए दिया जो EISM और आपका ऑडिट है। तो इनके लिए उन्होंने मेनली मतलब टेस्ट सीरीज़ में एक और राउंड किया ताकि उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से हो जाए और एक प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, जिससे कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें ना करें वो पर्सनली आप पे डिपेंड करता है, लेकिन होता क्या है कि अगर आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आरटीपीज़, एमटीपीज़ और अपने पास पेपर को जब आप कर लेते हैं ना, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इवन अब तो आप देखेंगे कि यूट्यूब पे टीचर्स ने वीडियोस भी डाल रखी हैं, वो आपसे पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं और सजेस्टेड आंसर्स तो आपके आ ही जाते हैं। तो पेपर जब वो डिस्कस कर लेते हैं तो आप चाहे वहाँ से देख के कर लो, बट आपको क्वेश्चंस आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि लास्ट पेपर का लेवल क्या है। वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके अलावा आप एमटीपीज़ आरटीपीज़ को सबसे पहले ज़रूर करें, रेदर दैन आप जाके इंस्टीट्यूट के मतलब एग्ज़ाम दें या फिर उनको प्रैक्टिस करें। आपको सबसे पहले एमटीपीज़ आरटीपीज़ ज़रूर करने हैं, या आप किसी और टीचर की अगर टेस्ट सीरीज़ फॉलो करना चाहते हैं तो वो मतलब एक बाद की बात है। अगर आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम बचे आप तभी करें, बट मेरे अकॉर्डिंगली या मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। और उन्होंने बोला कि उन्होंने पहले थ्योरी पार्ट किया था और फिर एमसीक्यूज़ किए थे। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कैसे भी कर लें, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेटेजी होती क्या है कि एमसीक्यूज़ जिस भी पेपर में आपके होते हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है कि एमसीक्यूज़ के लिए आपको टाइम जो होता है वो 30 मिनट्स मैक्सिमम डिवोट करना होता है।
चाहे आप CA इंटर में हैं, चाहे आप CA फाइनल में हैं, आप मैक्सिमम एक टारगेट लेकर चले कि मुझे 30 मिनट्स का टारगेट है, मुझे इसी में MCQs करना है, और अगर नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, फिर हम लास्ट में देख लेंगे हमारे पास कितना टाइम बचेगा, क्योंकि आपके जो थ्योरी में है वो मेन मार्क्स आप थ्योरी में सिक्योर कर सकते हैं। बिकॉज MCQs का ये है कि जो आपको आते हैं वो आपको पता है बिल्कुल सही है, लेकिन जो नहीं आते उसमें टाइम वेस्ट करने से बेटर है ना कि आप अपना पहले थ्योरी पार्ट अटेम्प्ट कर लें, बिकॉज थ्योरी 70 मार्क्स की आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करनी है फिर बाकी बचे हुए टाइम में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए स्कोर करने के लिए। और जहाँ तक बात है, उन्होंने ये बताया कि सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आपको अपने पे भरोसा रखना चाहिए, और ये चीज़ है भी कि आपको अगर अपने पे कॉन्फिडेंस है तो आप उस चीज़ को ज़रूर कर लोगे। कई बार हो जाता है रिजल्ट थोड़ा बहुत आपका रह जाए 2-4 मार्क्स से, वो आप उसे अनलकी कह सकते हैं, बट अल्टीमेटली अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है और अगर आप अपनी तैयारी सही से कर रहे हैं, और मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि MTPs, RTPs और पास्ट पेपर को एनालाइज करना, टीचर्स की वीडियोस देखना, ABC एनालिसिस को फॉलो करना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं ना, तो आप देखना आपके अगर ज़्यादा अटैम्प्ट लग रहे हैं ना, तो आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं ना, तो आई डोंट थिंक इसके बाद आपको अटैम्प्ट लगने वाला है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं। इंस्टीट्यूट ने अपनी MTPs, RTPs इसलिए ही बनाई हैं कि आप उनकी प्रैक्टिस करें। आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं, आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, और पेपर में यही डिफरेंस होता है। अगर आप MTPs, RTPs करते हैं ना, मैं चीज़ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इससे पैनिक नहीं करते पेपर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि अगर पेपर डिफिकल्ट आता है ना, फिर आप पैनिक करते हैं, आपको लगता है क्वेश्चंस ट्विस्टेड हैं, तो आप पैनिक करते हैं, और फिर जो आता है ना आपको, वो भी खराब कर देते हैं। और इवन आपका एक पेपर खराब हो गया, फिर आप ये भी सोच रहे होता है कि मैं अगले पेपर देने भी जाऊं या ना देने जाऊं, जबकि आपने पूरे 6 महीने या पूरे 12 महीने, मतलब जितना भी टाइम पीछे गया, आपने सारा टाइम मेहनत में लगाया होता है, अपने अटेम्प्ट्स दिए होते हैं, लेकिन स्टिल आपका एक पेपर खराब होने पे आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए रहती हैं कि आप अपनी MTPs, RTPs की प्रैक्टिस नहीं करते, और आप अपने पास्ट पेपर को भी एनालाइज बहुत अच्छे से करें, बिकॉज हर नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो पेपर का लेवल होता है वो 10% ऊपर ही होता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, टीचर्स की वीडियोस देखते रहें, रिवीजन वीडियोस इस तरह से देखें कि आपका टाइम बचे, और एक सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 2 टीचर्स को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि उससे रहता है कि वो टीचर कुछ ना कुछ नई बात बता देता है, कोई टीचर कुछ मिस कर रहा है तो वो दूसरे से कवर हो जाती है। तो ये सब टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।